जय श्री राम दोस्तों। जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो बच्चों आज हमारा 9वां दिन है, 9वां मॉक टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन है ना। तो निम्न में से संघर्षी व्यंजन है, च है, श है, ह है या फिर व है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श है ना। जो षटकोण वाला श है वो क्या है? संघर्षी व्यंजन। यदि हम बच्चों संघर्षी व्यंजन की बात करें तो शलगम वाला श, षटकोण वाला श और स, ये कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन। वे संघर्षी व्यंजन क्यों हैं? क्योंकि बच्चों इनको उच्चारण करने में हवा क्या है? संघर्ष के साथ बाहर निकलती है ना। इनको उच्चारण करने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है? च है ना, च है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। जैसे हमने जैसे व्यंजनों के प्रकार आपको पता होगा कि व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, तो ये 3 प्रकार है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये जो ऊष्म व्यंजन है इन्हीं को ही श, श और स को है ना, इनको क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इनको उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजन में जो आपके च वर्ग है ना, च, छ, ज और झ, तो इनको भी उच्चारण करने में इनके संघर्षी व्यंजनों के जितना ही संघर्ष करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है कि कान का पर्दा फटना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें होगा कान में चोट लगना, असहनीय कष्ट होना, बहुत हल्ला होना या फिर कान खराब होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा बहुत हल्ला होना है ना, कान का पर्दा फटना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि टाट उल्टना मुहावरे का सही अर्थ है? सफाई करना, दिवाला निकालना, तलाशी देना या फिर नीचा दिखाना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पहले ध्यान से ऑप्शन भी समझ लेना और पूछा क्या है वो भी देख लेना है ना, उसके बाद ही आंसर करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दिवाला निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि वह कौन से स्वर होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? अनुस्वार, विसर्ग, प्रकंपित या अंतस्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार। यदि हम अनुनासिक की बात करें, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक अंग और अह है ना, इनकी बात करें दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनुनासिक। और यदि हम अंग की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम अनुस्वार है ना, इसे कहेंगे अनुस्वार कहेंगे है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि युवा की भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों युवा की भाववाचक संज्ञा क्या है? युवक है, युवती है, यौवन है या युवकता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निमनकर्ष होगा, संघर्ष होगा, आकर्ष होगा या फिर अपकर्ष होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है ना। बोलता है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है ना। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? अज्ञानी व्यक्ति, जो हर काम देर से करता हो, दुष्ट आदमी या फिर निर्धन परिवार में जन्मा संपन्न व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्धन परिवार में जन्मा संपन्न व्यक्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि वृद्धि शब्द का विलोम होगा। वृद्धि का क्या होगा? क्षय होगा, समृद्धि होगा, आवृद्धि होगा या फिर निवृद्धि होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्षय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति के लिए सही उत्तर होगा लाल बुझक्कड़, या फिर ज्ञान पांडे, बतकटा या फिर दाल भात में मूसलचंद। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? जो हर बात में व्यर्थ में टांग अड़ाता है उसको क्या कहेंगे? दाल भात में मूसलचंद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हजारों टांकी सहकर, यहाँ सहकार हो गया है ना, यहाँ सहकर हो गया ना। हजारों टांकी सहकर महादेव बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा महानता के लिए उदारता चाहिए, कष्ट के बिना महत्व नहीं मिलता, कष्ट सफलता की सीढ़ी है या कष्ट के बिना कर्तव्य पालन नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कष्ट के बिना महत्व नहीं मिलता। इसको अच्छे से समझ भी लेना है ना, हजारों टांकी सहकर महादेव बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
बोलता है कि सुरखाव के पर लगना का अर्थ है ना, सुरखाव के पर लगना इसका क्या अर्थ होता है? दुर्लभ वस्तु प्राप्त करना, विशिष्टता होना, गौरवान्वित होना या फिर अलग पहचान होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा विशिष्टता होना, है ना। इसका क्या हो जाएगा? विशिष्टता होना। इसको देखते हैं। बोलता है कि किसी को अचानक या अप्रत्याशित रूप से सफलता या विशिष्टता प्राप्त हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? सुरखाव के पर लगना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्न में से विकारी शब्द है तेज, सामने, आज या पुस्तक। पहले तो विकारी शब्द का पता होना चाहिए। विकारी शब्द क्या होता है बच्चों? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो परिवर्तित होते हैं। विकार मतलब विकारी मतलब विकार जिसमें आता है, विकार मतलब परिवर्तन जिनमें होता है। और ये परिवर्तन किसमें होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिन भी शब्दों में। और ये किसमें होता है ना। विकारी शब्द कौन से हैं? डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है। ये क्या है? ये विकारी शब्द है। इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार या कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं, है ना। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 11 हैं या 3 हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ कमेंट मत करना कि सर मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये क्या पूछा है इसने? बोलता है कि मूल स्वर, है ना। यहाँ मूलतः नहीं पूछा है, मूलतः होता है संपूर्ण। यहाँ पूछा है कि मूल स्वर जो स्वतंत्र किसी और वर्ण से नहीं मिलकर बने हैं, क्योंकि हिंदी में यदि हम बात करें तो देखो संयुक्त स्वर भी तो हैं, है ना। तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं 4। कौन कौन से हैं मूल स्वर? अ है, छोटा ई है ना, छोटा ऊ है और री है ना। ये क्या है? ये 3 क्या है? मूल स्वर है ना। ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे दूसरे हैं ए ओ अ, है ना, वो क्या है? वो संयुक्त स्वर हैं। इन मूल स्वरों के द्वारा ही फिर उनका संयुक्तों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि हिंदी में मूलतः 11 स्वर हैं और उनकी मात्राएं कितनी। अब यहाँ पूछ रहा है कि हिंदी में मूलतः कितने स्वर हैं। मूल नहीं पूछा है यहाँ पूछा है मूलतः। मूलतः मतलब संपूर्ण, है ना। हिंदी में मूलतः 11 स्वर हैं और पूछ रहा है कि उनकी मात्राएं कितनी हैं। तो इनकी मात्राएं कितनी है बच्चों? पहले कर लेना, है ना। पहले अच्छे से कर लेना, कॉपी पे लिख लेना कि भाई कितनी मात्राएं हैं, देख लेना। 10 हैं, 11 हैं, 9 है या 3 है। तो इसमें कितनी है बच्चों? इसमें है 10। छोटा अ को छोड़कर बाकी सबकी मात्राएं होती हैं, है ना। बाकी सबकी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि निम्न में से अर्ध विवृत स्वर है। निम्न में से अर्ध विवृत स्वर कौन सा है बच्चों? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? एक सेकेंड। निम्न में से अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जैसे मैंने बच्चों पहले भी बोला है आपको कि ये जो समृत हैं, अर्ध समृत हैं, विवृत हैं, अर्ध विवृत हैं, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। समृत स्वर बोलता है, समृत स्वर कौन से हैं? समृत का अर्थ होता है ढका हुआ या फिर बंद। बोलता है कि जिसमें मुख सबसे कम खुलता है ना। इसमें कितने हैं? ये है 4, है ना। एक है, यदि हम समृत स्वरों की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये क्या है? इनको बोलते हैं समृत स्वर, है ना। यदि हम बात करें अर्ध समृत स्वर तो बोलता है कि अर्ध समृत क्या होता है? अर्थात समृत का आधा। पहले क्या था? सबसे कम मुख खुल रहा था, अब जितना मुख खुल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा, है ना, उसका आधा मुख खुलेगा, है ना। तो ये कितने हैं? यदि हम अर्ध समृत की बात करें तो बच्चों ये इनकी संख्या 2 है। ये कौन से हैं? ये है छोटा ए और छोटा ओ। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अर्ध समृत। इनके नोट्स बना लेना। और तीसरा क्या है? बोलता है विवृत स्वर। अब विवृत क्या होता है बच्चों? विवृत का अर्थ होता है कि विवृत अर्थात मुख का संपूर्ण खुलना। तो ये क्या है? ये टीजीटी कमीशन में भी पूछा गया था। तो इसमें हमारे 11 स्वरों में सिर्फ इकलौता बड़ा आ ही है जिसका उच्चारण करने में हमारा मुख संपूर्ण खुलता है ना। इसके बाद बोलता है कि अर्ध विवृत स्वर, है ना। अर्ध विवृत स्वर, तो अर्ध विवृत क्या है? अर्थात विवृत का आधा, माने अब आधा मुख खुलेगा। विवृत में क्या पूरा मुख खुल रहा था, अब अर्ध विवृत में मतलब आधा मुख खुलेगा। तो ये क्या है? इसमें 3 आएंगे, है ना। कौन कौन से? ये है बड़ा ए, बड़ा ओ और अ। बच्चों इसके अलावा ना एक और पूछा गया था, PYQ है ना, जो डॉक्टर के लिए
उपयोग होता है ना, ये वाला है ना, और इसको भी, और जैसे डॉक्टर के लिए लगता है ना ये, तो ये पूछा गया है ना, तो इसको भी देख लेना आप, है ना। बाकी तो ये तीन ही हैं, बड़ा ए, बड़ा ओ और अ। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से अग्रस्वर है ना, जैसे समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत और ये विपरीत हमने किया। इसी के साथ बोलता है कि ये अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्न में से अग्रस्वर है ना, जिनको उच्चारण करने में जीवा का अग्रभाव प्रभावित होता है, उनको क्या कहते हैं, अग्रस्वर। यदि बच्चों हम इनकी बात करें, पहले तो ये आंसर कर लेते हैं इसका कि अग्रस्वर कौन सा है, तो इसमें होगा बच्चों ऑप्शन ए, है ना। इसमें क्या होगा, अग्रस्वर की यदि बात करें तो बच्चों ये चार हैं, है ना। ये कौन कौन से हैं चार, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या है, अग्रस्वर। इनको उच्चारण करने में जिह्वा का अग्रभाग प्रभावित होता है ना। और यदि हम बात करें मध्य स्वर की, तो बच्चों मध्य स्वर में क्या है, इकलौता ही वर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है ना, और सबसे ज़्यादा पूछा गया है मध्य स्वर, जिसमें जिह्वा का मध्य भाग प्रभावित होता है, ये इकलौता ही है ना। इसके अलावा है पश्च स्वर। पश्च स्वर बेटा इसकी संख्या कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है विद्वान, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें है, आपको संख्या नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ वर्ण ही पूछेगा। इसमें बड़ा आ है ना। कुछ लोग छोटा ऊ को भी इसमें ले लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े ऊ में ही छोटे का मतलब बड़े ऊ में छोटा ऊ समाहित होता है। तो कुछ लोग इसको इसमें नहीं रखते हैं ना, छोटे ऊ को अलग से नहीं रखते हैं। तो यहाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, ये है ना, ये सब किस में आते हैं, आपके पश्च स्वर में। इनको उच्चारण करने में जिह्वा का पश्च भाग प्रभावित होता है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, इनके नोट्स भी बना लेना बच्चों, है ना। बोलता है कि देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए, है ना। देखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप, अगर आपने क्रियाएं पढ़ी होंगी, है ना, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया में 2 रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। बेटा प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करता है ना, और द्वितीय में क्या होगा, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है ना। ठीक है, यहाँ बोलता है देखना, तो देखना में क्या होगा, इसका हो जाएगा बच्चों दिखाना, क्योंकि वो खुद दिखा रहा है ना। देखना क्या है, मूल क्रिया है ना। इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें देखना का प्रथम होगा दिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दिखवाना, है ना। द्वितीय में क्या होगा, दिखवाना। ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं दिखा रहा है, फिर दूसरे से दिखवा रहा है ना, खुद काम ना करके दूसरे से उस कार्य को करवा रहा है। फर्स्ट में क्या होगा, दिखाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि सार्वनामिक विशेषण की विशेषता है ना। बच्चों इसको ध्यान से समझना है। बोलता है कि ये संज्ञा के बाद आते हैं जो सार्वनामिक विशेषण है ना, या संज्ञा के पहले आते हैं, ये सर्वनाम के बाद में आते हैं, या यह क्रिया के बाद में आते हैं। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चा लोग, यह संज्ञा के पहले आते हैं, है ना। इसका क्या हो जाएगा, संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे बेटा एक मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, जैसे यह नेता विधायक है ना। तो यहां लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्क्रीन पे, है ना। यह नेता विधायक है ना। तो यहाँ क्या है, यह क्या है, इसको बेटा सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, क्योंकि ये संज्ञा से पहले जुड़कर इसके संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है ना, इसके संज्ञा के दायरे को निश्चित कर देता है। यहाँ क्या बोल रहा है, यह नेता विधायक है ना, यह नेता विधायक है। तो ये क्या है, ये विशेषण का काम कर रहा है। यदि ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो, यदि ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो, यहाँ संज्ञा क्या है, नेता, तो यदि नेता को गायब कर देते हैं, ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो, तो क्या हो जाएगा, यह विधायक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे सर्वनाम, है ना। अगर ये संज्ञा से पहले आए तो सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा है, संज्ञा के दायरे को निश्चित कर रहा है। और यदि ये संज्ञा की जगह आए तो क्या होगा, ये तब होगा बच्चों सर्वनाम, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, यहाँ सर्वनाम बोला है कि सर्वनामिक विशेषण की विशेषता यह है कि ये संज्ञा से पहले लगता है ना, संज्ञा से पहले लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं ना। ये क्या है, ऑप्शन ए है य और व,
र और ल, ड़ और ढ, या फिर ज और झ। तो इसमें क्या होगा बेटा, अर्ध स्वर है ना, अर्ध स्वर क्या हो जाएगा, य और व है ना। ये आधे स्वर का काम देते हैं और आधा व्यंजन का काम देते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि निम्न में से द्विगुण व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु है या मूर्धा है। तो यहाँ बेटा पहले तो ये पता होना चाहिए कि द्विगुण क्या होता है। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ये जो ड़ और ढ़ हैं ना, इनके नीचे बिंदियाँ लगी होती हैं ना, ड़ और ढ़ हैं, इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण। इन्हीं को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं ना। तो जब इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा क्या होती है, जिह्वा फोल्ड हो जाती है, जिह्वा मुड़ जाती है ना, जिह्वा मुड़ जाती है, और उसको क्या बोलते हैं, जहाँ ये टच करती है उसको बोलते हैं बेटा मूर्धा। क्या बोलते हैं इसको, मूर्धा। तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद, सीताराम।